Hello everyone, welcome to EduMask. I hope you all will be doing great. So as per your demand, we have come up with the series of MCQs. In today's lecture, we will discuss the MCQs of management and ethics. Till the day of our exam, we will try to discuss as many MCQs as we can so that you can cover your entire syllabus. We will also cover the MCQs of agriculture and agriculture economy. So stay updated. For that, you need to share and subscribe our channel. So I'll request you all to kindly do that as fast as you can. So without wasting our time, let's move to our MCQs. तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है मैनेजमेंट क्या है? इज एन आर्ट है, साइंस है, थर्ड ऑप्शन इज बोथ ए एंड बी एंड लास्ट ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव। मतलब कि हमारा जो मैनेजमेंट है वो क्या है, एक आर्ट है, साइंस है, या दोनों है, या इनमें से कोई भी नहीं है। तो हमने डिस्कस किया था कि मैनेजमेंट क्या है हमारा, कि मैनेजमेंट एक आर्ट की तरह भी काम करता है और साइंस की तरह भी। तो आर्ट की तरह कैसे काम करता है, जो भी हम मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी हम क्रिएशन कर रहे हैं, इनोवेशन कर रहे हैं, जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं, वो सारा क्या है, एक आर्ट है। कि अगर कोई मैनेजर कोई काम कर रहा है, वो जो एक्टिविटीज़ फॉलो अप करता है, तो उसको एक आर्ट माना जाता है। उसकी स्किल्स को, उसके काम करने के तरीके को, वो क्या होता है, एक आर्ट होता है। क्लियर? तो मैनेजमेंट इस तरीके से क्या हो गया, आर्ट हो गया। उसके बाद साइंस कैसे है, जब हम अपने एक्सपीरियंस से, अपने प्रैक्टिसेस से, जो हम डे बाय डे फॉलो अप कर रहे हैं, एक मैनेजर फॉलो अप कर रहा है, वो अपने प्रैक्टिसेस से सीख रहा है, अपने एक्सपेरिमेंट से सीख रहा है, तो वो क्या है, इस तरीके का जो क्राइटेरिया होता है कि जो एक्सपेरिमेंट बेसिस से हम चीज़ें सीखते हैं, वो क्या होता है, हमारा साइंस होता है। तो इस वजह से हमारा मैनेजमेंट क्या हो गया, हमारा आर्ट और साइंस दोनों। तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड बी। क्लियर? तो मैनेजमेंट इज एन आर्ट एज वेल एज अ साइंस। उसके बाद अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इनमें से कौन सा मैनेजमेंट का फंक्शन नहीं है? प्लानिंग, स्टाफिंग, कोऑपरेटिंग, कंट्रोलिंग। तो आप बताइए कि ये जो हमने जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस किए थे, उसमें हमने प्लानिंग भी डिस्कस किया था, स्टाफिंग भी डिस्कस किया था, कंट्रोलिंग भी डिस्कस किया था, कोऑपरेटिंग डिस्कस किया था? नहीं किया था ना। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा कोऑपरेटिंग। क्लियर? अब मैं आपको प्लानिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग जो इनकी एक बार ब्रीफ में समझा देती हूँ कि क्या हमने जो डिस्कशन किया था वो क्या था। सबसे पहले आता है हमारा प्लानिंग। प्लानिंग क्या है कि हम अगर कोई भी काम करना चाहते हैं तो उसका प्रोटोटाइप तैयार करते हैं, किस तरीके से कि हम अपनी जो फ्यूचर नीड्स हैं उसको ध्यान में रख के जो चीज़ें हम अपने प्लान में जोड़ते हैं, अपनी प्लानिंग में जोड़ते हैं, उसको हम एक तरह से एक प्रोटोटाइप कह देते हैं। तो अगर हमें किसी चीज़ की प्लानिंग करनी है, किसी ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए हमें किसी प्रोजेक्ट के लिए प्लानिंग करनी है, तो हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि भाई उसके फ्यूचर के लिए हम ये फोरकास्ट करेंगे, या ये देखेंगे कि भाई उसकी फ्यूचर नीड्स कैसी हो सकती हैं और हमें कैसा रिजल्ट चाहिए, कैसा हमारा मतलब ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, किस तरीके के गोल्स हमें फॉलो अप करने। तो सबसे पहला कि हम फ्यूचर की नीड्स को सोच के सबसे पहले हम फोरकास्टिंग करेंगे अपने दिमाग में, उस प्रोटोटाइप को जो तैयार करेंगे उसके लिए। दूसरा हमारा होगा कि हम अपने ऑब्जेक्टिव को ही एस्टेब्लिश करेंगे। वही मैंने बताया कि अपने गोल को सेट करेंगे कि हमें क्या गोल अचीव करना है, ये चीज़ प्लानिंग में आएगी हमारी। उसके बाद जो हमारा थर्ड है वो आएगा हमारा कि प्रोग्रामिंग कैसे, कि भाई हम ये एस्टेब्लिश करेंगे कि किस तरीके के एक्शंस हमें परफॉर्म करने हैं अपने ऑब्जेक्टिव को गेन करने के लिए। क्लियर? तो उसके बाद हम करेंगे शेड्यूल करेंगे अपने काम को कि हमें किस तरीके से शेड्यूल करना है अपना हर टारगेट, मतलब हर जो ऑब्जेक्टिव के पास पहुंचाने वाली जो चीज़ होगी उसके हिसाब से हम अपने शेड्यूल को सेट करेंगे। उसके बाद हम अपने प्रोसीजर्स को एस्टेब्लिश करेंगे कि भाई हमें टारगेट चाहिए, जो हमें गोल चाहिए, उसके लिए जो हम शेड्यूल फॉलो अप करेंगे उसमें हम अपना जो एक डे बाय डे हम कितना इंक्रीमेंट कर रहे हैं उस चीज़ का एक नोटिस रखेंगे। क्लियर? उसके बाद हमारा होगा कि हमारी जो पॉलिसीज़ हैं वो एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। जो हमारे साथ एम्प्लॉय काम करने वाले हैं, जो मैनेजर काम करने वाला है, जो भी है हमारे साथ, जो भी लोग काम करेंगे, उसको जो भी हमारा एजेंडा है, जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है, वो एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। हमारी पॉलिसीज़ उस तरीके से ही बननी चाहिए। क्लियर? तो प्लानिंग हमारा सबसे पहले ये होता है। उसके बाद स्टाफिंग क्या होता है हमारा? स्टाफिंग होता है हमारा कि हम कैसे लोगों को हायर कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ को, कितना टेन्योर है उनका, क्या हमारा मतलब क्राइटेरिया है स्टाफ को हायर करने का,
कैसी चीज़ मतलब किस तरीके का मतलब हम प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं अपने स्टाफ को मतलब एक तरह से हायर करने के लिए। तो स्टाफिंग के अंदर जितनी भी हम रिक्रूटमेंट की जो प्रोसेस होती है उसको जो इन्वॉल्व करते हैं हम एम्प्लॉय करने के लिए, स्टाफ बनाने के लिए जो हम प्रोसेसेस फॉलो करते हैं वो आता है स्टाफिंग में। क्लियर। अब हमारा कंट्रोलिंग क्या होगा? कंट्रोलिंग है कि हमने जो भी प्लानिंग करी, हमने जो भी प्लान्स मतलब सेटअप करे, एस्टेब्लिश करे हैं, उनको फॉलो अप करने के लिए हमें क्या क्या स्टेप्स उठाने पड़ेंगे, कि किस तरीके से कंट्रोल करना पड़ेगा मैनेजमेंट को, वो होता है हमारा कंट्रोलिंग। जैसे कि अगर मेरे को आउटपुट चाहिए, मेरे को रिजल्ट चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, अपनी परफॉर्मेंस को चेक करूँगी कि भाई मैं उस हिसाब से परफॉर्म कर भी रही हूँ नहीं, मेरा जो स्टाफ है वो उस हिसाब से परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसलिए हमें जो स्टैंडर्ड सेट करेंगे हम, उसके अकॉर्डिंग हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा जो स्टाफ है या जो हमारे एम्प्लॉयज़ है वो उसके अकॉर्डिंग्स काम कर रहे हैं कि हम अपने गोल को अचीव कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। क्लियर। उसके बाद दूसरा है कि हमें अगर ऐसा नहीं हो पा रहा, हम उस तरीके का ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो हम क्या करेंगे, उस परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए करेक्टिव एक्शन लेंगे जिससे कि हम उस चीज़ को कंट्रोल कर पाएँ। क्लियर। तो कंट्रोलिंग का मतलब है कि हम जो भी परफॉर्मेंस कर रहे हैं उस पर एक वॉच रखना, और उसकी जो भी उसके पोस्ट एक्शंस आएंगे, जो भी गोल को अचीव करने के लिए उसके अंदर क्वालिटीज़ होनी चाहिए, उसको लाने की कोशिश करेंगे। तो कंट्रोलिंग के अंदर आता है हमारा ये कि जो प्लान बनाया है गोल को अचीव करने का, उसको प्रॉपर मेंटेन करने के लिए हमें कंट्रोलिंग की ज़रूरत पड़ती है। क्लियर। और कोऑपरेटिंग इसमें कहीं पे भी हमने नहीं पढ़ा। तो हमारा प्लानिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग। क्लियर। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द सेट स्टैंडर्ड्स आर गिवन बाय। जो भी हमने प्रोसेस करी है, जो भी प्रोसेस की जाती है किस चीज़ में, कि हमारी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको हमने जो स्टैंडर्ड सेट किए हैं उससे कंपेयर करने के प्रोसेस को क्या कहा जाता है, या किस में ये चीज़ बताई गई है। तो हमारे ऑप्शन है डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ऑल ऑफ द अबव। तो अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया कि हमारा जो कंट्रोलिंग जो होता है वो क्या बताता है हमें, कि हमने जो भी अपना प्लानिंग के लिए एक बार सेट किया, एक स्टैंडर्ड सेट किया है, और अपने गोल को अचीव करने के लिए जो हम एक क्राइटेरिया सेट कर रहे हैं, क्या हम उसको फॉलो अप कर पा रहे हैं। तो उसको चेक करने के लिए हम अपना परफॉर्मेंस चेक करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ का। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम कंट्रोलिंग कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, कंट्रोलिंग होगा। क्लियर। तो बाकी के जो बच गए हमारे डायरेक्टिंग और ऑर्गेनाइजिंग, इनको अभी हम डिस्कस करते हैं। देखो हमारा जो क्वेश्चन करने का जो एक एजेंडा है ना, वो ये नहीं होना चाहिए कि हमें राइट आंसर पता चल गया चलो ठीक है। जब हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, रिवीजन कर रहे होते हैं, तो हमारा जो मेन मोटिव है वो ये होना चाहिए कि जो भी क्वेश्चन के अंदर कॉन्सेप्ट आ रहा है उसको हम डिस्कस करते हुए चलें। इसलिए मैं आंसर के अलावा जो भी आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं उनको भी साथ के साथ डिस्कस कर रही हूँ। क्लियर। जिससे कि आपको कोई और क्वेश्चन भी आ जाए इसके मतलब इसके अलावा, तो वो भी आप डिस्कस कर पाएँ। क्लियर। तो इसलिए हम जो भी अदर ऑप्शंस है उनकी भी जो डेफिनेशन है उसको डिस्कस करते हुए चलेंगे, जिससे आपको बिल्कुल जो आपका टॉपिक है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। चाहे आपने रिवीजन करी है नहीं करी है, आपके जो ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं हम, इसके साथ आपका रिवीजन होता चले। ठीक है। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे हमारा जो ये ऑप्शन है वो क्या है हमारा, डायरेक्टिंग। ये डायरेक्टिंग क्या है हमारा, तो डायरेक्टिंग का मतलब होता है हमारा कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं या जो भी हमारे साथ वर्कर काम कर रहे हैं, उनको हमारा जो मैनेजर होता है, जो सुपरवाइज़र होता है, वो मोटिवेट करके रखे, उनको इस तरीके से डायरेक्ट करे कि वो अपने काम में एंथुसियाज्म लाएँ। क्लियर। तो जो हमारा जो मतलब एक तरह का जो मैनेजर है, जो भी सुपरवाइज़र है, जो हायर अथॉरिटी है, उसका काम है कि वो जो अपनी क्वालिटी है, लीडरशिप की क्वालिटी है, उसको प्रॉपर निभाए। जो हमारे जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, वर्कर काम कर रहे हैं, उनको मोटिवेट रखे, उनके साथ इफेक्टिव कम्युनिकेशन करे। ठीक है। उनके साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन बना के रखे। तो ये जो प्रोसेस है, डायरेक्टिंग का जो प्रोसेस है, उसके अंदर आता है कि हमारा जो एक लीडर होता है, जो मैनेजर होता है, उसका काम होता है कि वो जो अपने जूनियर एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ एक अच्छा कोऑपरेशन कनेक्शन बना के रखे, जिससे कि जो गोल है उसे अचीव करने में सबका साथ हो, सारे जो वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ हैं वो एंथुसियास्टिक रहें। क्लियर। तो डायरेक्टिंग जो है हमारा इस चीज़ का प्रोसेस होता है कि हम उस एक ऐसा एनवायरनमेंट बना के रखना, ऐसा मोटिवेटेड एनवायरनमेंट बना के रखना, ऐसी लीडरशिप क्वालिटीज़ फॉलो अप करना जिससे कि कोऑपरेटिव और एक तरह से हार्मोनी और पीस बनी रहे, और अच्छे से अपने गोल को अचीव करने में मतलब हमें सक्सेस मिल सके। क्लियर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग, जो मैनेजर होता है हमारा, वो क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है सारी चीज़ों को। किस चीज़ को ऑर्गेनाइज करता है वो, कि भाई उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कैसे काम कर रहे हैं,
जो रिसोर्सेज हैं उनको एलोकेट करना उसका काम होता है। जो भी पॉलिसीज़ हमने प्लानिंग में सेट करी हैं उन पॉलिसीज़ पे काम करना, उनको प्रॉपर ऑर्गेनाइज करके रखना, किस तरीके का काम होगा। क्लियर? जो ये सारी चीज़ें हैं मतलब प्रोसीजरल वे में हमें सारी चीज़ों को हैंडल करना होता है। ये किसके अंदर आता है? ऑर्गेनाइजिंग के अंदर आता है। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हमारा क्या होता है कि हम अलग अलग डिपार्टमेंट सेट करें, एलोकेट करें कि भाई कि कौन सा डिपार्टमेंट कौन सा टास्क करेगा। ठीक है, हमारी जो अथॉरिटीज़ हैं वो इस चीज़ को देखें कि भाई ठीक है कि भाई काम जो है वो प्रॉपर ऑर्गेनाइज वे में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। रिसोर्सेज जो हैं किस किस तरीके से किस डिपार्टमेंट को कैसे एलोकेट किए जाने चाहिए। जो पॉलिसीज़ हैं वो किस तरीके से बनाई गई हैं, जो उस तरीके से हमें काम करना। तो ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है? सिर्फ जो भी हमने प्लानिंग में सेटअप किया है, प्लानिंग में हमने सोचा है, उसको प्रॉपर ऑर्गेनाइज करना जो होता है वो प्रोसेस किस में की जाती है? ऑर्गेनाइजिंग के अंदर की जाती है। क्लियर? डायरेक्टिंग डिस्कस हो गया, ऑर्गेनाइजिंग डिस्कस हो गया हमारा। ठीक है, तो और हमारा जो कंट्रोलिंग है वो क्या होता है कि हमारे जो स्टैंडर्ड्स हमने सेट करे हैं प्लानिंग के अंदर, उनको अगर हम कंपेयर करते हैं हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस से, तो वो हमारा कंट्रोलिंग के अंदर आता है। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग फ्यूचर गोल्स एंड डिसीजंस ऑफ व्हाट टू डू, व्हेन टू डू एंड हाउ टू डू इज डिफाइंड इन। मतलब हमारी एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हम अपने फ्यूचर गोल्स को डिफाइन कर रहे हैं और जो हमारे डिसीजंस हैं वो ले रहे हैं कि क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है। तो अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि हम फ्यूचर गोल्स को कहाँ पे डिफाइन करते हैं, अपने डिसीजंस कहाँ पे डिसाइड करते हैं कि भाई हमें क्या करना है। तो ये हम कौन से पार्ट में डिसाइड करते हैं? अपना प्लानिंग में। तो हमारा आंसर हो जाएगा प्लानिंग। क्लियर? तो हमने जो भी हमारे एक तरह से मैनेजमेंट के जो भी फंक्शंस थे, प्लानिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, हमने सारे डिस्कस कर लिए इन डिटेल। क्लियर? तो आपको अब तक क्लियर हो गया होगा कि प्लानिंग क्या होता है, कंट्रोलिंग क्या होता है, स्टाफिंग क्या होता है, डायरेक्टिंग क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है। तो ये सारे जो थे ये फंक्शंस में आते हैं मैनेजमेंट के। अब हम डिस्कस करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टेक्निक इन विच इंस्ट्रक्शंस आर इश्यूड एंड ऑपरेशंस आर कैरिड आउट एज पर देयर प्लान। क्या होता है कि ऐसी टेक्निक जिसके अंदर हम इंस्ट्रक्शंस इशू कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं और हमारे जो ऑपरेशंस है वो परफॉर्म हो रहे हैं जैसे कि हमने प्लान किए हैं, जैसे कि हमने सोचा है, उस तरीके से जब भी हमारा काम हो रहा है उस टेक्निक को क्या कहते हैं। तो आपको बस इसी से ही समझ में आ गया होगा कि जब हम इंस्ट्रक्शन इशू कह रहे हैं मतलब कि जो मैनेजर है वो इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, वो अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको बता रहा है कि कैसे काम करना है। तो ये सारी चीज़ें हम किस में करते हैं? डायरेक्टिंग में। किसमें? डायरेक्टिंग में। डायरेक्टिंग में हम ये कर रहे थे ना कि वो अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़ को दिखाए, वो मोटिवेट करके रखे, वो काम बताए अपने जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको। तो जो टेक्निक जिसमें इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं जैसे प्लान, तो वो किसके अंदर आता है? हमारा डायरेक्टिंग के अंदर आता है। क्लियर? तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। ये बाकी हम डिस्कस कर ही चुके हैं, कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव पढ़ चुके हैं हमने, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव पढ़े थे कि एक मैनेजमेंट होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स फॉलो करती है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, है ना। तो हमने कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे? सबसे पहले हमने पढ़ा था कि सर्वाइवल। जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन सेटअप होती है उसके बाद उसको सबसे पहले जो उसकी ज़रूरत होती है वो होती है कि वो सर्वाइव कर पाए। क्लियर? उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्टिव हमने पढ़ा था कि उसकी प्रॉफिट, कि जब वो उसका सर्वाइवल हो जाता है उसके बाद वो क्या सोचती है कि मैं प्रॉफिट अर्न कर पाऊँ, जिससे कि भाई मेरे को आगे मेरे लिए मतलब मैं हेल्प मिल सके मेरे को। उसके बाद जो थर्ड आता है वो आता है ग्रोथ। जब वो प्रॉफिट अर्न कर लेती है तो फिर वो प्रॉफिट का जो पैसा है वो कहाँ पे इन्वेस्ट करती है? उस ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में। क्लियर? तो प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट क्या होगा हमारा कि हम अपनी मतलब जो हमारी जो फर्म है उसको हम मतलब क्या कर रहे हैं, एक तरह से एम्प्लॉयज़ हायर कर रहे हैं और उसको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब एम्प्लॉयज़ प्रोवाइड कर रहे हैं ना हम, कि भाई एक फर्म के अंदर हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो होंगे तभी तो हम कहीं ना कहीं सर्वाइव कर पाएंगे। काम करने के लिए कोई तो होना चाहिए। क्लियर? तो हमारा जो पॉलिसी मेकिंग है वो हमारा ऑब्जेक्टिव में नहीं आता मैनेजमेंट की, वो उसका एक इंटरनल वो है कि भाई वो अपने सर्वाइवल के लिए एक एजेंडा बनाती है या फिर वो फंक्शंस परफॉर्म करती है एक ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन वो उसका ऑब्जेक्टिव नहीं होता। ऑब्जेक्टिव क्या है? सर्वाइवल, ग्रोथ और प्रॉफिट, यही होता है। तो हमारा कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है मैनेजमेंट का? पॉलिसी मेकिंग। क्लियर? तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द एडवांटेज ऑफ फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट इज डिफाइंड इन। फैसिलिटेटिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को ईजी बनाना, मतलब फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर करके किसी चीज़ को ईजियर वे तक ले जाना। ठीक है?
तो जो मैनेजमेंट जो है हमें ईजी बना रही है, उस चीज़ की जो एडवांटेज है वो कौन से पार्ट में बताई गई है हमारी। क्लियर कि मैनेजमेंट एक ईजियर वे है किसी चीज़ को वो करने का, उसका एडवांटेज मतलब उसकी जो एक अच्छी क्वालिटी है वो किस में बताई गई है। तो हमारा सबसे पहले जो हमारी चीज़ जो हम शुरू करते हैं, एक मैनेजमेंट का जो पार्ट शुरू किया जाता है वो कहाँ से शुरू किया जाता है, हमारा प्लानिंग से शुरू किया जाता है। प्लानिंग में ही हम ये बताते हैं कि हमें किस तरीके से बजट लगाना है, किस तरीके की पॉलिसीज़ फॉलो अप करनी है, किस तरीके का हमारे डायरेक्शन रहेगी, क्या हमारा प्रोटोटाइप रहेगा, तो सब कुछ हम किसमें प्लानिंग में ही डिसाइड कर लेते हैं। तो मैनेजमेंट की जो एक ईजियर वे को बताने की जो पॉलिसी होगी वो किसके अंदर अब बताई जाएगी, प्लानिंग के अंदर बताई जाएगी। तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, हमारा ये होगा हमारा प्लानिंग। क्लियर। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कोऑर्डिनेशन इज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, रूल ऑफ मैनेजमेंट और द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो कोऑर्डिनेशन क्या है हमारा, देखो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है। एक मैनेजमेंट की टर्म्स में अगर आपको मैं बताऊं तो कोऑर्डिनेशन होता है कि जब कोई भी मैनेजर जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं काम करने के लिए, उनको सिंक्रनाइज करता है, उनको बीच में जो इंटरेक्शन है वो बना के रखता है, वो जो सारा काम होता है वो क्या कहलाता है, हमारा कोऑर्डिनेशन कहलाता है। क्लियर। तो एक सिंक्रनाइज वे में डिपार्टमेंट्स का आपस में इंटरेक्ट करना, आपस में चीज़ों को फॉलो अप करना, वो क्या कहलाता है, हमारा कोऑर्डिनेशन कहलाता है। तो कोऑर्डिनेशन, अब देखो हम ऑब्जेक्टिव अपना डिस्कस कर चुके हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हमारे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। तो हमारा जो कोऑर्डिनेशन वो क्या होगा, द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट होगा। अब जो एसेंस वर्ड है उसका मतलब आपको पता ही होगा, सब्सटेंस मतलब जिस्ट जो होता है, एकदम कोर जो चीज़ होती है किसी भी चीज़ की, उसको क्या कहते हैं, एसेंस कहते हैं, सार। तो कोऑर्डिनेशन क्या है कि जब सारे ही चीज़ों को सिंक्रनाइज किया जा रहा है, सारे डिपार्टमेंट को एक दूसरे से लिंकअप किया जा रहा है, वो कोऑर्डिनेशन होता है। तो वो एक तरह से क्या हो गया, जिस्ट हो गया। देखो एक मैनेजर जो होता है वो सिंक्रनाइज करके रखता है सारे डिपार्टमेंट्स को, तो उसका जो मतलब एक तरह से जो फंक्शन है एक मैनेजर के, वो ये होते हैं कि डायरेक्ट करना, प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, कंट्रोल करना, ये सारे फंक्शंस एक मैनेजर के होते हैं। मैनेजमेंट के अंदर ये सारे फंक्शंस हो गए। तो इन सारे फंक्शंस को परफॉर्म करते हुए जब एक मैनेजर सारे डिपार्टमेंट्स को सिंक्रोनाइज करके रखता है तो वो सारा क्या हो गया, एक एसेंस हो गया। तो कोऑर्डिनेशन क्या होता है, एसेंस होता है मैनेजमेंट का। तो हमारा जो ऑप्शन होगा डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर। क्लियर हो गया कोऑर्डिनेशन क्या है हमारा, कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। इसमें पूछा गया बजटिंग इज अ मैनेजेरियल एक्टिविटी ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। बजटिंग हम कहाँ करते हैं, जो एक्टिविटी एक मैनेजर फॉलो अप करता है बजट बनाने की, कि कितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट हुआ, कितनी चीज़ें कहाँ लगानी है, कितनी चीज़ें मतलब हमें अपनी पॉलिसीज़ बनाने में, अपना कोई मैन्युफैक्चरिंग जो करने वाले हैं उसमें हमें कितना कैपिटल इन्वेस्ट करना है। तो ये सारी चीज़ें हम कहाँ डिस्कस कर लेते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग में। ठीक है। ये सारी चीज़ें कहाँ पे डिस्कस कर ली जाती हैं, एकदम इनिशियल स्टेज पे। तो इनिशियल स्टेज पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। क्लियर। तो बजट जो एलोकेट होता है वो कहाँ पे होता है, हमारा प्लानिंग वाले फंक्शन में एलोकेट होता है। एक मैनेजर प्लानिंग के टाइम पे ही अपने बजट को डिसाइड कर लेता है कि उसको क्या करना है, कहाँ पे कितना इन्वेस्ट करना है। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मेजर ऑफ हाउ प्रोडक्टिवली रिसोर्सेज आर यूज्ड टू अचीव अ गोल इज कॉल्ड। एक ऐसा मेजर, एक ऐसा तरीका कि हमें ये पता चले, हम ये डिसाइड करते हूँ कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनको प्रोडक्टिवली एफिशिएंटली यूज़ करना है, एफिशिएंटली यूज़ करके अपने गोल को अचीव करना है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम हमारा एफिशिएंसी। तो हमारा जो एफिशिएंसी है वो क्या है कि हमारा जो प्रोडक्ट है या हमारा जो रिसोर्स है उसको किस तरीके से यूज़ किया जा रहा है अपने ऑब्जेक्टिव या अपने गोल को अचीव करने के लिए। क्लियर। उसका नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा अ मेजर ऑफ एप्रोप्रिएटेडनेस ऑफ द गोल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन इज परस्यूइंग एंड ऑफ द डिग्री टू विच द ऑर्गेनाइजेशन अचीव्स दोज गोल। मतलब कि एक ऐसा तरीका कि जिसमें जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फॉलो अप करे कि वो अपने गोल्स को अप्रोप्रिएटली पा सके, मतलब वो उस तरीके से कैसे, कितना वो फॉलो अप कर रही है, कितना वो परस्यू कर पा रही है उस चीज़ को कि वो अपने गोल्स को अचीव कर सके, और किस डिग्री तक वो अपने गोल्स को अचीव कर पा रही है, मतलब कितने लेवल तक वो अपने गोल्स को या किस हद तक वो अपने गोल्स को अचीव कर पा रही है।
तो उसको क्या कहा जाता है, मतलब उस प्रोसेस को, उस मेजर को हम क्या कहेंगे कि गोल्स को अचीव करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है और किस हद तक वो उस गोल को अचीव कर पा रही है, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है हमारा। तो एफिशिएंसी तो हमने देख लिया कि एफिशिएंसी क्या होता है हमारा, कि हम हमारे जो रिसोर्सेज हैं उसको कितना प्रोडक्टिवली, कितना एफिशिएंटली यूज कर रहे हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, वो क्या होता है हमारा एफिशिएंसी होता है। लेकिन हमारे गोल्स के लिए ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या काम कर रही है और किस हद तक हम अपने गोल को अचीव कर पा रहे हैं, उसको क्या कहते हैं, हम अपना इफेक्टिवनेस कहते हैं। क्लियर। तो इफेक्टिवनेस क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन जो भी काम परस्यू कर रही है, जो भी काम वो फॉलो अप कर रही है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, और किस डिग्री तक वो उस गोल को अचीव कर पा रही है, उस मेजर को, उस फॉर्म को हम क्या कहते हैं, इफेक्टिवनेस कहते हैं। क्लियर। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गेव एस्प्रिट द कॉर्प प्रिंसिपल फॉर ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। किसने ये प्रिंसिपल दिया था ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस के लिए, उसके गोल को अचीव करने के लिए किसने दिया था ये प्रिंसिपल। पहली बात तो ये होता क्या है, एस्पिरिट द कॉर्प का मतलब क्या होता है कि एक टीम स्पिरिट फॉलो की जाए, कि एक एंथुसियाज्म बना के रखा जाए काम को करने के लिए, टीम स्पिरिट फॉलो अप होती है, वो उस प्रिंसिपल को हम क्या कहते हैं, एस्पिरिट द कॉर्प। ये जो प्रिंसिपल था ये किसने दिया था हमारा, हेनरी फेयोल ने दिया था। क्लियर। हेनरी फेयोल ने हमें बताया था, हमें 14 प्रिंसिपल्स दिए थे मैनेजमेंट के, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के, जिसमें उन्होंने बताया था कि एक ऑर्गेनाइजेशन को कैसे कैसे किस तरीके से काम करना चाहिए, कौन से प्रिंसिपल्स फॉलो अप होने चाहिए। क्लियर। आपको रिमाइंड हो गया होगा। FW टेलर जो थे उन्होंने हमें साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में बताया था। उनका जो सारा जो फॉलो अप किया था, उन्होंने जो प्रिंसिपल्स फॉलो अप किए थे वो क्या बताते थे, हमारे साइंटिफिक मैनेजमेंट को बताते थे। हमारे नेक्स्ट जो हुए थे वो थे मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ने हमारे ब्यूरोक्रेटिक मॉडल के बारे में बताया था। ब्यूरोक्रेटिक जो हमारे प्रिंसिपल्स थे उनको फॉलो अप करना, वो रूल्स रेगुलेशंस फॉलो अप किए जाने चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, जो ब्यूरोक्रेसी को क्या कहते हैं, एनहेंस करते हैं। तो मैक्स वेबर ने ब्यूरोक्रेटिक हमें मैनेजमेंट के बारे में बताया था। क्लियर। तो जो 14 प्रिंसिपल्स थे उनमें से एक प्रिंसिपल था हमारा एस्पिरिट द कॉर्प, जो कि हेनरी फेयोल ने दिया था। क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारा, विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज रिलेटेड टू स्पेशलाइजेशन ऑफ द वर्कफोर्स अकॉर्डिंग टू द स्किल ऑफ अ पर्सन। कौन सा प्रिंसिपल है मैनेजमेंट का जो कि रिलेटेड है स्पेशलाइजेशन ऑफ द वर्कफोर्स, मतलब काम से का जो स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, काम जो है वो उसके स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग ही एक पर्सन को दिया जाना चाहिए, उसकी जो स्किल है उसके अकॉर्डिंग उसको काम अलॉट करना चाहिए, वो चीज़ कौन से प्रिंसिपल में बताई गई है। तो ये हमारे ऑप्शंस हैं, टेन्योर ऑफ पर्सनल्स, सेंट्रलाइजेशन, डिवीजन ऑफ वर्क और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। क्लियर। ये चारों जो हैं हमारे जो प्रिंसिपल्स, जो ऑप्शंस हैं वो भी हमारे प्रिंसिपल्स को ही बताते हैं मैनेजमेंट के। तो उसमें से ये कौन बताता है कि जो पर्सन जिस स्किल को रखता है, एक्वायर करता है, उसके अकॉर्डिंग उसका वर्क स्पेशलाइज होना चाहिए, उसके हिसाब से उसको वर्क अलॉट होना चाहिए। ये बताया जाता है हमें किसमें, डिवीजन ऑफ वर्क में, कि भाई हमारा जो काम है उसको उस हिसाब से बांटा जाना चाहिए कि जिस हिसाब से एक पर्सन की स्किल है, जिस हिसाब से वो कैपेबल है काम को करने के लिए। क्लियर। ये जो सारे प्रिंसिपल्स थे ये किसने दिए थे, ये दिए थे हेनरी फेयोल ने। तो डिवीजन ऑफ वर्क हमने देख लिया क्या होता है, कि स्किल के अकॉर्डिंग ही वर्क अलॉट होना चाहिए एक पर्सन को। उसके बाद जो बाकी के ऑप्शन है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो है टेन्योर ऑफ पर्सनल, मतलब एक जो एम्प्लॉय है, एक जो वर्कर है, उसका जो टेन्योर है, उसका जो काम करने का जो टाइम पीरियड है वो हमारा स्टेबल रहना चाहिए, जिससे कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने गोल को अचीव करने में हेल्प मिल सके उसको। क्यों, अगर वो अपने काम को बीच में छोड़ के जाएगा, स्टेबिलिटी नहीं रहेगी उसके टेन्योर में, तो क्या होगा कि मतलब बार बार हायर करना, रिक्रूटमेंट रखना, उसमें इन्वेस्टमेंट भी चाहती है, उसमें पैसा भी हमारा कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहता है, मतलब वेस्ट होता है हमारा। दूसरी चीज़ क्या होती है, अनस्टेबिलिटी आती है ऑर्गेनाइजेशन को अपने गोल को अचीव करने में भी। इसलिए हमारा जो वर्कर है उसका जो टेन्योर है वो स्टेबल रहना चाहिए, स्टेबलाइज रहना चाहिए, स्टेबिलिटी रहनी चाहिए टेन्योर को फॉलो अप करने में। सेकेंड ऑप्शन है हमारा सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन क्या कहता है कि जो एक डिसीजन मेकिंग का जो एक अथॉरिटी है या डिसीजन मेकिंग की जो पावर है वो हमारी जो हमारे टॉप लेवल जो मैनेजमेंट है उसी के पास होनी चाहिए, जो अथॉरिटीज़ है उनके पास ही होनी चाहिए, और जो सबऑर्डिनेट्स है उनको उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो अप करना चाहिए, वो क्या होता है, सेंट्रलाइजेशन का प्रिंसिपल होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा फोर्थ ऑप्शन है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन हमें क्या कहता है कि कोई भी एम्प्लॉय, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग में है, चाहे वो किसी पॉलिसी मेकिंग में है, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में है, क्लियर,
वो अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग काम होते हैं हर एम्प्लॉय के, लेकिन उनका जो ऑब्जेक्टिव है, उनका जो गोल है वो एक ही होना चाहिए। मतलब वो अलग अलग तरह की एक्टिविटीज फॉलो अप करें, लेकिन उनका जो एक गोल है वो एक ही होना चाहिए, कि उनका ऑब्जेक्टिव एक ही तरफ जाना चाहिए, कि उन्हें अपनी फर्म के लिए काम करना है, फर्म को प्रॉफिट दिलाना है या गोल को अचीव करवाना है। ये कहलाता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, इन विच प्रिंसिपल ऑल रिलेटेड एक्टिविटीज शुड बी पुट अंडर वन ग्रुप। मतलब कि हमारी जो सारी एक्टिविटीज है उसको एक ही ग्रुप में रखा जाए। मतलब कि जितने भी अलग अलग एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही हैं उनका ऑब्जेक्टिव एक ही है, उनका गोल एक ही है। तो वो किस प्रिंसिपल के अंदर बताया गया है? अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि जो हमारे लास्ट क्वेश्चन में, कि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन जो है वही बताता है कि सारे जो एम्प्लॉयज है वो अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करते हैं, लेकिन उनका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो एक ही होता है, एक ही गोल होता है कि हम उन्हें प्रॉफिट दिलाना है या अपना गोल अचीव करवाना है। क्लियर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। बाकी के जो ऑप्शंस क्या है हमारे, अथॉरिटी क्या है कि जो पावर है वो सेंट्रलाइज होनी चाहिए, इसका मतलब यही है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में एक बैलेंस रहना चाहिए, कि जो एक मैनेजर है वो ना तो ज़्यादा अथॉरिटेटिव होना चाहिए ना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। ज़्यादा अथॉरिटेटिव होगा अगर वो, तो उसको ये रहेगा कि भाई उसकी जो चांसेस हैं कि वो उसको मिसयूज़ कर सकता है। एक तरह से क्या होगा कि भाई जब वो ज़्यादा अथॉरिटी होगी, उसके पास ज़्यादा पावर होगी, तो वो मिसयूज़ भी कर सकता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर रिस्पॉन्सिबल ज़्यादा हो जाएगा तो मे बी वो फ्रस्ट्रेट हो जाए अपने काम से लेके, अगर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी तो। क्लियर? तो एक बैलेंस रहना चाहिए अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में। थर्ड जो है वो हमारा क्या है, डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन क्या होता है कि एक एम्प्लॉय को जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के, वो फॉलो अप करने चाहिए, डिसिप्लिन रहना चाहिए, पंक्चुअल रहना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं, ये प्रिंसिपल किसके थे? हेनरी फ्योल के थे। क्लियर? उसके बाद डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक्निकल स्किल्स आर मोस्ट क्रिटिकल फॉर। जो टेक्निकल स्किल्स हैं वो सबसे ज़्यादा किसके लिए क्रिटिकल होती हैं, इंपॉर्टेंट होती हैं? तो हमारे ऑप्शंस दे रखे हैं, लोअर मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो देखो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या होते हैं हमारे, जो सबसे हायर होते हैं, जिनकी फर्म होती है, ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो बिल्कुल एकदम फाइनल जो डिसीजंस होते हैं वो फॉलो अप करते हैं। क्लियर? उसके बाद आता है हमारा, जो उसके नीचे आता है हमारा टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट में हमारा क्या होता है कि हमारे जो सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के, वो होते हैं हमारे, जैसे कि जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर होगा, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा, कोई चेयरमैन होगा। ठीक है? तो वो हमारे टॉप मैनेजमेंट में आते हैं। इनका काम क्या होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे कि जो सर्वाइवल है ऑर्गेनाइजेशन का या उसका वेलफेयर है उसके बारे में सोचते हैं। ठीक है? ये क्या करते हैं, हमारी जो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज होती हैं, गोल्स होते हैं, और हमारी जो स्ट्रेटजीज होती हैं किसी भी गोल को अचीव करने के लिए, वो सारी चीज़ें कौन करता है? टॉप मैनेजमेंट बनाती है। क्लियर? उसके बाद आता है हमारा मिडिल मैनेजमेंट। मिडिल मैनेजमेंट क्या होती है, जो एक लिंक बना के रखती है लोअर और टॉप मैनेजमेंट के बीच में। अब मिडिल मैनेजमेंट के अंदर जो हमारे मैनेजर्स आते हैं, जो हमारे एक तरह से वर्कर्स आएंगे, जो एम्प्लॉयज़ आएंगे, वो कौन से होते हैं? ये सबऑर्डिनेट से लेकर टॉप मैनेजर तक के बीच में जो जितने भी हमारे आएंगे मैनेजर्स, वो सारे होते हैं। जैसे हम कहते हैं प्रोडक्शन मैनेजर हो गया, ठीक है, फाइनेंस मैनेजर हो गया। तो ये सारे जो मैनेजर्स होते हैं, ये देखते हैं कि कैसे वो काम कराएंगे लोअर जो मैनेजमेंट है उससे, और फिर जो टॉप मैनेजमेंट है उनके जो ऑर्डर्स है उनको भी कौन लेता है? मिडिल मैनेजमेंट ही लेती है। क्लियर? तो लोअर और मिडिल मैनेजमेंट के बीच में जो एक लिंक बना के रखता है वो कौन सा होता है? मिडिल मैनेजमेंट होता है। इसका काम होता है कि ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं सारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं फर्स्ट लाइन मैनेजर की, उन सबको देखते हैं। ठीक है? इनका मेन टास्क होता है जस्ट टू कैरिड आउट द प्लान्स, जो भी हमारे प्लान्स होते हैं उनको कैरिड आउट करना, जो भी हमारी टॉप मैनेजमेंट ने दिए हैं। उसके बाद हमारा आता है लोअर मैनेजमेंट। लोअर मैनेजमेंट क्या है कि उसके पास स्किल्स होनी चाहिए, वो सारे काम करता है कि भाई प्रोडक्शन में करना, एम्प्लॉयज़ कैसे होते हैं कि प्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है? जो बिल्कुल लोअर लेवल पे जो काम करते हैं, कहीं पे अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग फर्म है तो जो उसमें मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो कौन करता है? लोअर मैनेजमेंट कर रही है। और उसके लिए फिर सुपरवाइजर जो होते हैं वो उस चीज़ को देख रहे हैं कि किस तरीके से काम हो रहा है। तो लोअर मैनेजमेंट एक तरीके से एकदम बेस होता है किसी भी फर्म का। तो टेक्निकल स्किल्स जो है वो किसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? तो ऑब्वियसली जो काम कर रहा है, जिसका काम है, मान लो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, तो उसके लिए उसको जो स्किल्स चाहिए वो किसके पास होनी चाहिए? लोअर मैनेजमेंट के पास होनी चाहिए। तो इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? लोअर मैनेजमेंट। क्लियर?
अब नेक्स्ट आता है हमारा एग्जीक्यूटिव कोचिंग एंड चेंज मैनेजमेंट आर स्किल सेट ऑफ। मतलब कि एग्जीक्यूटिव कोचिंग की मतलब एग्जीक्यूटिव वे में जो काम करना है, मैंने अभी बताया आपको कि जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो, और चेंज मतलब एक तरह से जो बदलाव ला रहा है या फिर जो चेंजेस लाता है मैनेजमेंट में, वो जो सारी स्किल्स हैं वो किसके पास होती हैं। अभी मैंने आपको अभी डिस्कस किया था मैंने आपके साथ कि जो भी चीज़ें, जो भी गोल्स हैं, जो भी स्ट्रेटजीज़ हैं, या जो भी हमें सर्वाइवल के बारे में सोचना है, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, या पॉलिसीज़ जो भी बनानी है, वो सारी किसके अकॉर्डिंग होती हैं, हमारी टॉप मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग होती हैं। वही एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, वही डिसीजन मेकिंग करते हैं कि भाई कोई चीज़ कैसे फॉलो अप होगी। तो एग्जीक्यूटिव कोचिंग और मैनेजमेंट में जो चेंजेस या फिर जो भी चीज़ें करनी है वो कौन करता है, हमारा ये डिसीजन मेकिंग कौन करता है, टॉप मैनेजमेंट करता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा टॉप मैनेजमेंट। क्लियर। तो एग्जीक्यूटिव और मैनेजमेंट के अंदर क्या काम होगा, कैसे होगा, ये सारी चीज़ों को डिसाइड करने वाला कौन होता है, टॉप मैनेजमेंट होता है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टीम मैनेजमेंट एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग आर मेन स्किल सेट ऑफ। मतलब कि टीम को मैनेज करके रखना और प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ये किसके बीच में होगा। कि देखो, अब हमारा लोअर लेवल पे जो काम कर रहे हैं, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, वो एक ग्रुप में काम कर रहे हैं, टीम में काम कर रहे हैं, तो उसको कौन देखेगा, जो एक मिडिल जो मैनेजर है, जो एक लिंक बना के रख रहा है किसके, लोअर और टॉप मैनेजमेंट के बीच में, वही क्या करेगा, वही मैनेजमेंट करेगा टीम का। और जो भी कोई प्रॉब्लम आएगी वो कहाँ लेके जाएगा, जो लोअर मैनेजमेंट का पर्सन है वो कहाँ लेके जाएगा, मिडिल मैनेजमेंट के पास। वो सीधा ही टॉप मैनेजमेंट एक तरीके का एक स्केल फॉलो अप हो रहा है कि सबसे पहले लोअर आता है, फिर मिडिल आता है, फिर टॉप आता है। तो इस तरीके से जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है वो किसके पास होनी चाहिए, हमारी मिडिल मैनेजमेंट के पास होनी चाहिए। क्योंकि टीम का जो मैनेजमेंट है, टीम को मैनेज करने का काम है, या प्रॉब्लम सॉल्व करने का काम है, या किसी भी तरीके का जो एक लिंक बनाना है कि टॉप मैनेजमेंट और लोअर मैनेजमेंट के बीच में, वो कौन करता है, मिडिल मैनेजमेंट करता है। मतलब एक जो लाइन ऑफ मैनेजर्स है वो किसके अंदर काम करती है, हमारी मिडिल मैनेजमेंट के अंदर काम करती है। उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है लीडरशिप एंड विजन आर द इम्पोर्टेंट ट्रेड्स ऑफ। अब लीडरशिप और विजन मतलब कि चीज़ों को देखने का तरीका और लीडरशिप की जो क्वालिटी है वो किसके अंदर होनी चाहिए, हमारी ऑब्वियसली जो एक तरह से हेड है, जो टॉप पे है, जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो अथॉरिटीज़ हैं, उनके पास होनी चाहिए। तो हमारा क्या हो जाएगा, टॉप मैनेजमेंट हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एक केस स्टडी टाइप क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को समझ लीजिए। एक कंपनी है, उसके अंदर 300 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं किसी एक डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट में। उसमें से जो 20 जो पर्सन है वो क्या है, मैनेजर हैं, उनको मैनेजर की पोस्ट पे अपॉइंट किया गया है जस्ट टू लुक आफ्टर। मतलब कि 20 मैनेजर हैं जो कि 300 जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके काम को देख रहे हैं, उनकी जो इश्यूज आ रही हैं उनको सॉल्व कर रहे हैं, उनको एडवाइस कर रहे हैं कि किस तरीके से काम करना है। तो ये जो मतलब ये जो तरीका है काम करने का, इसमें ये पूछा गया हमसे कि इस तरीके की जो वर्किंग प्रोसेस है, इस तरीके का जो मैनेजमेंट हो रही है, उसमें कौन से प्रिंसिपल को इग्नोर किया गया है। मतलब इस केस में कौन से प्रिंसिपल को इग्नोर किया जा रहा है। पहला है हमारा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, उसके बाद हमारा आता है स्केलर चेन, उसके बाद आता है डिवीजन ऑफ वर्क, उसके बाद है हमारा यूनिटी ऑफ कमांड। ठीक है, ये 4 हैं हमारे। तो देखो, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या होता है कि हमें मतलब हमारा जो काम है वो एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए, हमारा एक ही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। तो इसमें हमें यहाँ मेंशन नहीं है कि वो कैसे ऑब्जेक्टिव को फॉलो कर रहे हैं, वो अलग अलग ऑब्जेक्टिव को या एक को। तो हम इसके लिए कोई मतलब इसके लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे पास। तो फर्स्ट ऑप्शन हट गया। स्केलर चेन क्या होती है कि लोअर लेवल से ऊपर तक के लेवल के लिए एक तरीके का पिरामिड बनाया गया है कि सबसे पहले कौन सा मैनेजमेंट है, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर, किस तरीके की अथॉरिटीज़ होती हैं लोअर टू टॉप तक, जो हमारे एक तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें कैसे मैनेजमेंट चलता है। ठीक है, तो स्केलर चेन भी यहाँ पे हम नहीं वो कर पा रहे, सिर्फ हमें एम्प्लॉयज़ और मैनेजर्स की बात की गई है, तो हम ये वाली चेन भी फॉलो अप नहीं कर पा रहे। उसके बाद हमारा जो है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या होता है कि हमारा एक ही सुपरवाइजर होगा, एक ही बंदा होगा जो हमें कमांड करेगा, एक ही पर्सन को हम क्या कहेंगे, आंसरेबल रहेंगे, अकाउंटेबल रहेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा कि 300 एम्प्लॉयज़ के ऊपर 20 मैनेजर्स हैं, मतलब 20 मैनेजर्स हैं जो उनको काम अलॉट कर रहे हैं, उनके इश्यूज़ को सुन रहे हैं, उनको काम के बारे में समझा रहे हैं। तो यूनिटी ऑफ कमांड यहाँ पे फॉलो अप नहीं हो रहा। डिवीजन ऑफ वर्क जो है वो अपना यहाँ पे फॉलो अप हो रहा है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ अपना काम कर रहे हैं, मैनेजर्स अपना काम कर रहे हैं, तो डिवीजन ऑफ वर्क यहाँ पे है। लेकिन यूनिटी ऑफ कमांड नहीं है, क्योंकि
300 वर्कर जो है वो अगर एक ही मैनेजर को मतलब एक तरह से आंसरेबल रहते या उसी को ही सुपरवाइजर की तरह काम करवा रहे होते, वही बंदा एक सुपरवाइजर होता, तो हम कह सकते थे कि यूनिटी ऑफ कमांड है, लेकिन अभी फिलहाल हम नहीं कह सकते, इसीलिए यहाँ पे कौन सी चीज इग्नोर हुई है, यूनिटी ऑफ कमांड इग्नोर हुआ है। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंफॉर्मेशनल रोल, इनमें से कौन सा हमारा इंफॉर्मेशनल रोल नहीं है। पहला आता है स्पोक्स पर्सन, दूसरा है डिसेमिनेटर, तीसरा है मॉनिटर और चौथा है हमारा नेगोशिएटर। क्लियर। तो ये जो रोल्स हैं ये किस में पढ़े थे हमने पढ़े थे मैनेजर के रोल की, रोल्स ऑफ मैनेजर हमने डिस्कस किया था ना, तो उसमें हमने डिफरेंट टाइप के रोल्स पढ़े थे, तो उसमें से यही पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा हमारा इंफॉर्मेशनल रोल नहीं है। इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले या इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले हमें डिस्कस कर लेना है कि रोल ऑफ मैनेजर में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो देखो, एक ना हेनरी विंसबर्ग हुए थे, एक मतलब कैनेडियन एक ऑथर थे, जिन्होंने हमें 10 मैनेजर के रोल्स के बारे में बताया था और उन रोल्स को 3 कैटेगरीज में डिफाइन किया था ना, 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। तो पहला था हमारा इंफॉर्मेशनल रोल, दूसरा था हमारा इंटरपर्सनल रोल और तीसरा था हमारा डिसीजनल रोल, है ना। उसके इन जो 3 कैटेगरीज थी, इन 3 कैटेगरीज में उसने जो उसके 10 रोल थे मैनेजर के, उनको सेग्रीगेट किया था, है ना। तो जो इंफॉर्मेशनल रोल था उसका, उसके अंदर उसने क्या कहा था कि इसमें क्या करता है एक मैनेजर, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करता है, प्रोसेस करता है, कि इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना और एक्सचेंज करना इसके अंदर आता है। ठीक है। उसके लिए उसने क्या बताया था कि जो मैनेजर है वो 3 तरीके से एक रोल प्ले करता है, 3 तरीके का रोल प्ले करता है। कैसे? मॉनिटर करता है चीज़ों को, ठीक है, मतलब वो देखता है, क्योंकि इंफॉर्मेशन कर रहा है तो उसके लिए उसको मॉनिटर करना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा क्या था? डिसेमिनेटर। डिसेमिनेटर कौन होता है? जो नॉलेज को प्रोपेगेट करता है, मतलब जो नॉलेज शेयर करता है, इंफॉर्मेशन शेयर करता है, वो कौन होता है? डिसेमिनेटर होता है। ठीक है। उसका तीसरा जो था इंफॉर्मेशनल रोल के अंदर, तीसरा जो रोल था वो था स्पोक्स पर्सन, कि भाई वो एक स्पोक्स पर्सन की तरह, फिर वो क्या, अगर वो एक स्पोक्स पर्सन होगा कहीं पे भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, अगर वो बता रहा होगा, मतलब रिप्रेजेंट कर रहा होगा, कहीं पे स्पोक्स पर्सन बन के गया होगा अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो वो क्या कर रहा होगा? अपनी ऑर्गेनाइजेशन की इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा होगा, वहां से इन्फॉर्मेशन एक्वायर कर रहा होगा। तो इसके इंफॉर्मेशन रोल के अंदर क्या थे? 3 थे, स्पोक्स पर्सन, मॉनिटर और डिसेमिनेटर। ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर हमारा क्या होगा कि नेगोशिएटर जो ऑप्शन है वो नहीं होगा। ठीक है। क्योंकि ये तीनों क्या है? इंफॉर्मेशन रोल है, स्पोक्स पर्सन, मॉनिटर और डिसेमिनेटर। तो हमारा क्या रह गया? नेगोशिएटर रहेगा। क्लियर। तो हमने जो पहला है इंफॉर्मेशनल रोल वो हमने डिस्कस कर लिया कि क्या क्या होता है हमारा। स्पोक्स पर्सन होता है, मॉनिटर होता है और डिसेमिनेटर, ये तीनों रोल फॉलो करता है जब वो इंफॉर्मेशनल रोल को फॉलो अप कर रहा है। ठीक है। तो एक उसके अंदर उसने क्या है, 3 रोल फॉलो अप किए इंफॉर्मेशनल, लेकिन ये जो 3 पार्ट्स में उसने डिवाइड किया था, कौन कौन सा था? इंफॉर्मेशनल, इंटरपर्सनल और तीसरा क्या था? डिसीजनल। ठीक है। इंटरपर्सनल के अंदर उसने क्या बताया कि वो किस तरीके से बिहेव करता है एक मैनेजर इंटरेक्ट करता है बाकी के लोगों के साथ, अदर पीपल के साथ। जब वो कहीं ना कहीं डिस्कशन करता है तो उसको क्या कहते हैं? उसका इंटरपर्सनल रोल कहते हैं। तो इंटरपर्सनल रोल के अंदर वो 3 रोल प्ले करता है। कौन कौन से रोल होते हैं उसके? फिगर हेड, कि एक फिगर हेड की तरह काम करता है, दूसरा एक लीडर की तरह, एक तीसरा आता है हमारा लियाइजन। ठीक है। इंटरपर्सनल रोल के अंदर उसके कौन कौन से आता है? फिगर हेड, लीडर और लियाइजन। लियाइजन का मतलब होता है कि किसी के साथ अच्छा कनेक्शन बनाने के लिए जब हम बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो लियाइजन होता है। तो इंटरपर्सनल रोल में उसने फिगर हेड की तरह, कि वो लोगों से बात करेगा, एक हेड की तरह, एक हेड की भूमिका निभाएगा। ठीक है। दूसरा उसका क्या है कि वो एक लीडर की तरह बिहेव करेगा, लीडरशिप क्वालिटीज को एक्वायर करेगा, उसकी तरह फिर वो एक रोल अपना प्ले करेगा। और तीसरा लियाइजन, कि वो कम्युनिकेट करेगा लोगों के साथ फ्रेंडली मैनर में, जिससे कि वो एक अच्छा कोऑर्डिनेशन सेटअप कर पाए। ठीक है। तीसरा आता है हमारा डिसीजनल रोल। डिसीजनल रोल में हमने क्या देखा कि हमारा जो एक मैनेजर है वो जो अपनी डिसीजन मेकिंग है उसको किस तरीके से करता है, जो उसको इन्फॉर्मेशन गिवन होती है उसके बेसिस पे वो जो डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस करता है, तो वहाँ पे वो कौन से रोल्स प्ले करता है। तो वहाँ पे वो 4 रोल्स निभाता है। एक नेगोशिएटर की तरह, कि भाई वो किस तरीके से डिसीजन ले रहा है, कि वो नेगोशिएट कर रहा है किसी भी काम में। ठीक है। तो एक नेगोशिएटर की तरह। सेकेंड जो वो मतलब एक तरीके से डिसीजनल रोल जो फॉलो अप करता है वो कौन सा आता है? डिस्टर्बेंस हैंडलर। डिस्टर्बेंस हैंडलर क्या है कि कोई भी अगर डिस्टर्बेंस हो जाएगी उसमें वो कैसे डिसीजन मेकिंग करेगा, उसको हैंडल करने के लिए जो वो डिसीजन मेकिंग की अपनी जो क्वालिटी है उसको जब वो एक तरह से लगाएगा, ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम?
डिस्टर्बेंस हैंडलर का रोल कहते हैं उसका। तीसरा रोल उसका क्या होता है हमारा, रिसोर्स एलोकेटर, कि एलोकेशन कैसे करना है रिसोर्सेज का, कि जिससे कि वो एफिशिएंटली काम करें एक ऑर्गेनाइजेशन में। वो भी क्या होता है, एक डिसीजन मेकिंग होता है, एक डिसीजन मेकिंग का रोल होता है। क्लियर, एक डिसीजनल रोल कहलाता है वो भी एक मैनेजर का। और जो लास्ट है उसका वो कौन सा होता है, एंटरप्रेन्योर, कि एक एंटरप्रेन्योर की तरह काम करना, कि वो सारी चीज़ों को देखेगा जिसमें कि उसके ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट होगा, कि भाई किस तरीके से उसको रिस्क को हैंडल करना है। तो सारी चीज़ें जो वो एक तरह से मैनेज करता है वो किस में आता है, एंटरप्रेन्योर में आता है। ठीक है, तो हमने जो मैनेजर के जो रोल्स थे, जो 10 रोल दिए थे मिंट्सबर्ग ने, उन सारी रोल्स को हमने डिस्कस किया इस क्वेश्चन के अंदर। अब आपको जो फर्दर क्वेश्चन आएंगे, मतलब कोई भी क्वेश्चन आ जाए किससे, ये जो 10 रोल थे मैनेजर के उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको आंसर कर देंगे। क्लियर, उसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिसीजन रोल, इनमें से कौन सा डिसीजन रोल नहीं है, स्पोक्स पर्सन, नेगोशिएटर, एंटरप्रेन्योर, डिस्टर्बेंस हैंडलर। तो अभी हमने डिसीजन जो रोल थे हमारे उसमें हमने देखा था कि वो किस तरीके से हमारा मतलब कौन से 4 रोल्स वो कहीं ना कहीं मतलब निभा रहा था एक मैनेजर। तो उसके उस अंदर हमने कौन कौन से देखे थे, वो थे एक डिस्टर्बेंस हैंडलर की तरह, एक एंटरप्रेन्योर की तरह, एक नेगोशिएटर की तरह, है ना। हमने ये तीनों रोल देखे थे एक डिसीजन मेकिंग के लिए। लेकिन स्पोक्स पर्सन जो है हमारा, वो कौन से रोल के अंदर आता है, वो एक स्पोक्स पर्सन कहाँ पे बनता है, जब उसको इंफॉर्मेशन शेयर करनी होती है, तो इसलिए ये एक डिसीजन रोल में नहीं आता। तो जब एक मैनेजर स्पोक्स पर्सन की तरह काम करेगा तो वो कौन से रोल को प्ले कर रहा है अपना, वो कर रहा है अपने इंफॉर्मेशनल रोल को प्ले। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, स्पोक्स पर्सन। क्लियर, उसके बाद नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंफॉर्मेशनल रोल, कौन सा इंफॉर्मेशन रोल नहीं है, डिसेमिनेटर, फिगर हेड, मॉनिटर, स्पोक्स पर्सन। ठीक है, तो अब इन चारों में से हमारा जो इंफॉर्मेशन रोल है वो कौन सा नहीं है। अब मॉनिटर जो है वो हमारा इंफॉर्मेशन रोल में आता है, अभी हमने देखा स्पोक्स पर्सन जो है वो भी हमारा इंफॉर्मेशनल रोल में आता है। उसके बाद हमारा जो है नेक्स्ट जो हमारा आता है डिसेमिनेटर, वो भी हमारा भाई एक तरह से कम्युनिकेट करना, वो किस में आता है हमारा, वो भी किस में आएगा, हमारा इंफॉर्मेशन रोल में आएगा। तो हमारा बच कौन सा गया, फिगर हेड। फिगर हेड किस में आता है, जब इंटरपर्सनल रोल प्ले करना होता है, कहीं ना कहीं भी उसको एक हेड की भूमिका निभानी पड़ती है, जहाँ पे उसको डिस्कस करना पड़ता है अपने एम्प्लॉयज के साथ, उसको एक तरह से एक बिहेवियर शो करना पड़ता है, वो किस में आता है, इंटरपर्सनल बिहेवियर में। तो इन्फॉर्मेशनल रोल कौन सा नहीं है, फिगर हेड एक इन्फॉर्मेशनल रोल नहीं है। क्लियर, अब आता है हमारा नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पीपल इज नोन फॉर हिज क्लासिफिकेशन ऑफ 10 मैनेजरियल रोल्स। 10 जो मैनेजरियल रोल थे वो किस पर्सन ने क्लासिफाई किए थे, कौन सा ऐसा पर्सन था जिसने इसके बारे में बताया था, 10 मैनेजर के जो रोल्स थे उसके बारे में बताया था। क्लियर, तो ये अभी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, किसने बताया था हमें, हेनरी मिंट्सबर्ग ने किया था। क्लियर, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, अकॉर्डिंग टू मिंट्सबर्ग विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डिसीजनल रोल विच अ मैनेजर प्ले। जब एक मैनेजर डिसीजनल रोल प्ले कर रहा होता है तो इन 4 ऑप्शंस में से वो कब एक डिसीजन मेकिंग की पर्सन की तरह काम करेगा। पहला आता है हमारा एलोकेटिंग सम ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा है हमारा एक्टिंग एज अ स्पोक्स पर्सन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, मॉनिटरिंग प्रोसेस, और चौथा है लीडिंग। ठीक है, हम लास्ट से शुरू करते हैं, लीडिंग। एक लीडर की तरह वो कहाँ पे काम करता है, जब वो इंटरपर्सनल होता है। क्लियर, तो डिसीजनल रोल में वो इस तरीके से बिहेव नहीं करता, वो एज अ लीडर बिहेव नहीं करता जब वो डिसीजन मेकिंग करता है। सेकंड, उसके बाद हमारा थर्ड जो है वो है मॉनिटरिंग प्रोसेस। वो मॉनिटरिंग कब करता है, मॉनिटर कब करता है चीज़ों को, जब उसे इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। तो एक इंफॉर्मेशनल रोल जब वो प्ले करेगा तो वो मॉनिटर करेगा चीज़ों को। उसके बाद सेकंड आता है एक्टिंग एज अ स्पोक्स पर्सन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्पोक्स पर्सन वो कब बनेगा, जब वो कहीं इंफॉर्मेशन शेयर करने जाएगा, एक ऑर्गेनाइजेशन की, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कहीं पे रिप्रेजेंट करेगा, तो वो इंफॉर्मेशनल रोल प्ले कर रहा होगा अपना। ठीक है, अपने ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा होगा। ठीक है, तो हमारा बच गया फर्स्ट ऑप्शन, एलोकेटिंग सम ऑफ द रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को एलोकेट करने में डिसीजन मेकिंग होती है कि उसको रिसोर्सेज को किस तरीके से एलोकेट करना है, तो इसलिए हमारा क्या आंसर हो जाएगा, ए। क्लियर है, तो हमारे जो मिंट्सबर्ग थे उनके अकॉर्डिंग डिसीजनल रोल कब होता है, कि जब हम रिसोर्सेज को एलोकेट करते हैं। क्लियर, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, अकॉर्डिंग टू मिंट्सबर्ग मैनेजरियल रोल
कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू इंटरपर्सनल, इंफॉर्मेशनल एंड, अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि उसने उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक था इंफॉर्मेशनल, दूसरा इंटरपर्सनल और तीसरा क्या था, डिसीजनल। ठीक है, तो अब इसमें तो किसी को डाउट ही नहीं होगा कि डिसीजनल रोल प्ले करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ इंटरपर्सनल रोल ऑफ अ मैनेजर एक्सेप्ट, मतलब ये सारे, मतलब ये इनमें से 3 जो है वो एक इंटरपर्सनल रोल के एग्जाम्पल हैं, बस एक को छोड़ के। ठीक है, तो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा ऑप्शन दे रखा है लीडिंग, सेकंड है एक्टिंग एज अ सिंबल, थर्ड हमारा दे रखा है नेगोशिएटिंग, फोर्थ हमारा दे रखा है एक्टिंग एज अ लियाइजन। ठीक है, तो हमारा जो मतलब चारों जो ऑप्शन है उसमें से हमें ये बताना है कि कौन सा हमारा इंटरपर्सनल की तरह काम करेगा, इंटरपर्सनल रोल को मतलब का एग्जाम्पल है इन तीनों को छोड़ के। ठीक है, तो देखो लीडिंग जो है हमारा, लीडिंग कौन सा है हमारा, एक एग्जाम्पल है इंटरपर्सनल का एग्जाम्पल है ना। पता है ना आपको कि भाई एक लीडर जो है वो क्या है, एक इंटरपर्सनल उस रोल को फॉलो अप करता है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा आता है एक्टिंग एज अ सिंबल, ये एक फिगर हेड की तरह जो काम करता है, सिंबल की तरह वो एक काम करता है, एक हेड बनता है, एक हेड की तरह वो भूमिका निभाता है, तो वो एक सिंबल होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो ये भी एक इंटरपर्सनल रोल है। उसके बाद हमारा आता है एक्टिंग एज अ लियाइजन। लियाइजन जो होता है वो भी क्या है, एक इंटरपर्सनल रोल है कि भाई वो कम्युनिकेट करता है लोगों से, एक रिलेशनशिप बना के रखता है, फ्रेंडली रिलेशन रखता है जिससे वो कोऑर्डिनेट कर पाए। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन रह गया, थर्ड ऑप्शन, मतलब नेगोशिएट करना। नेगोशिएट क्या है, एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है कि वो अगर किसी के साथ किसी काम में नेगोशिएट कर रहा है, किसी दूसरी फर्म के साथ उसको कोई डीलिंग करनी है, उसमें वो नेगोशिएट कर रहा है, तो वो क्या है, उसकी डिसीजन मेकिंग है, वो एक उसका इंटरपर्सनल रोल नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ डिसीजन रोल। डिसीजन रोल का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है, देखो ऑप्शन दे रखे हैं, रिसोर्स एलोकेटर, फिगर हेड, डिस्टर्बेंस हैंडलर, नेगोशिएटर। देखो पहला ऑप्शन है रिसोर्स एलोकेटर, ऑब्वियसली हम डिसीजन मेकिंग करते हैं जब भी हम रिसोर्स को एलोकेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद दे रखा है हमारा डिस्टर्बेंस हैंडलर, किसी भी डिस्टर्बेंस को हैंडल करना है तो उसके लिए एक पर्सन को क्या है, अपनी डिसीजन मेकिंग स्किल्स को यूज करना पड़ेगा उस डिस्टर्बेंस को हैंडल करने के लिए। फिर है हमारा नेगोशिएटर, तो नेगोशिएट करता है, अगर किसी से डीलिंग करनी है, किसी फर्म के साथ, किसी पर्सन के साथ डीलिंग करनी पड़ रही है, तो अगर हमें उसमें नेगोशिएट कराना है तो हमें अपनी डिसीजन मेकिंग जो स्किल है उसको यूज करना पड़ेगा। रह गया कौन सा, फिगर हेड। फिगर हेड कब करता है एक पर्सन, जो एक मैनेजर है वो कब एक फिगर हेड का रोल प्ले करता है, कब, जब उसको इंटरपर्सनल रिलेशन शो करना होता है, वो अपने एक इंटरपर्सनल रोल के लिए फिगर हेड बनता है। क्लियर, तो इसका जो 27 है उसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, फिगर हेड। क्लियर, नेक्स्ट आता है द हेड ऑफ डिवीजन इन अ कंपनी हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन, मार्केटिंग एंड फाइनेंस ऑफ द डिवीजन इज नॉन व्हाट टाइप ऑफ मैनेजर। एक हेड जो कि कंपनी का एक हेड जो कि क्या क्या रिस्पॉन्सिबल, किस किस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्रोडक्शन में, मार्केटिंग में, फाइनेंस में। ठीक है, इन सब के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, मतलब ये सारे काम वो कर रहे हैं। ठीक है, एज अ हेड वो ये सारे काम कर रहा है, तो उसको किस टाइप का मैनेजर कहा जाएगा, ये आंसर है। तो एक आता है, पहला ऑप्शन है जनरल मैनेजर, सेकंड है हमारा फर्स्ट लाइन मैनेजर, थर्ड है हमारा सुपरवाइजर और फोर्थ है हमारा फंक्शनल मैनेजर। देखो तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं हमारे जो फर्स्ट लाइन मैनेजर होते हैं वो क्या, कौन से होते हैं कि जो एक तरह से हर काम को एक सुपरवाइज करते हैं, जैसे मतलब किसी भी काम के इम्प्लीमेंटेशन में, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन में जो हेल्प करते हैं वो होते हैं फर्स्ट लाइन मैनेजर। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं कि कोई जो प्रोडक्शन में किसी चीज़ को सुपरवाइज कर रहा है वो हो जाएगा हमारा एक तरह से प्रोडक्शन सुपरवाइजर हमारा। ठीक है, ये प्रोडक्शन सुपरवाइजर है, एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में प्रोडक्शन को देख रहे हैं। उसके बाद अगर कोई टेक्निकल सर्विस को देख रहा है, उस डिपार्टमेंट को सुपरवाइज कर रहा है, तो टेक्निकल सुपरवाइजर। तो हर फर्म में जो एक तरह से इम्प्लीमेंटेशन को इफेक्टिवली परफॉर्म करता है वो होता है फर्स्ट लाइन मैनेजर। फिर आता है हमारा सुपरवाइजर। सुपरवाइजर अभी हमने डिस्कस कर लिया, किसी भी चीज़ को सुपरवाइज कर रहा है जो पर्सन, जो लोअर लेवल जो मैनेजमेंट है उसके अंदर जो आता है वो होता है हमारा सुपरवाइजर, कि वो जो भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होते हैं उनको सुपरवाइज करता है, वो होता है हमारा सुपरवाइजर। फंक्शनल मैनेजर जो होता है वो एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट जो होता है उसमें काम करता है, उसको एक तरह से उसके अंदर मतलब अपना जो फंक्शन है वो परफॉर्म करता है। कैसे कि मान लो कि कोई स्पेसिफिक डिपार्टमेंट है, जैसे इंजीनियरिंग हो गया, कोई मार्केटिंग का डिपार्टमेंट हो गया, तो एक पर्टिकुलर जो डिपार्टमेंट होता है उसमें जो काम करता है वो होता है फंक्शनल मैनेजर।
उसके बाद लास्ट जो है हमारा वो होता है जनरल मैनेजर। जनरल मैनेजर क्या होता है, वो जो सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके ऊपर जो मैनेजर होता है वो कौन सा होता है, जनरल मैनेजर। कि वो प्रोडक्शन को भी देख रहा है, वो मार्केटिंग को भी देख रहा है, वो फाइनेंस को भी देख रहा है, उसका कोई पर्टिकुलर सेक्टर नहीं है, तो वो कौन सा होता है, जनरल मैनेजर। तो इसके लिए जो हेड होगा हमारा, जिस जो क्वेश्चन है उसके अंदर जो हेड हमारा दिया गया है वो कौन सा होगा, जनरल मैनेजर होगा, क्योंकि वो किसी पर्टिकुलर उसका तो हेड है नहीं। क्लियर। तो इन सब में जो सारी चीज़ों को देखता है, जो सारे के सारे डिपार्टमेंट्स को देख रहा है, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, सबको देख रहा है, वो कौन सा होता है, जनरल मैनेजर होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोटिवेटिंग टीम मेंबर्स विल बी क्लासिफाइड एज विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैनेजरियल रोल। अपनी टीम को मोटिवेट करना कौन से मैनेजरियल रोल को फॉलो अप करेगा, मतलब कौन से रोल में हम क्लासिफाई करेंगे अगर कोई भी जो मैनेजर है वो अपनी जो टीम मेंबर्स हैं उसको मोटिवेट कर रहा है। तो ऑप्शंस दे रखे हैं, स्पोक्स पर्सन, लीडर, डिसिमिनेटर, फिगर है। तो आपको पता होगा कि एक लीडर जो होता है उसकी क्या क्वालिटी होती है कि वो जो अपने टीम मेंबर्स हैं उनको मोटिवेट करके रखता है, उनको एक तरह से एंथुसियाज्म मतलब दिलाता है कि भाई एक एंथुसियास्टिक वे में उनको काम करने के लिए इनकरेज करता है। ये हमने जब डायरेक्टिंग जो हम पढ़ रहे थे, जब एक हम फंक्शंस देख रहे थे मैनेजमेंट के अंदर, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट देख रहे थे, एक मैनेजर का जो फंक्शन होता है, जब उसमें हमने डायरेक्टिंग पढ़ा था उसमें भी हमने यही देखा था कि कैसे मतलब एक लीडरशिप जो क्वालिटी होती है वो मोटिवेट करके रखती है अपने एम्प्लॉयज को। क्लियर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, लीडर। उसके बाद आता है हमारा अ स्टाफ मैनेजर इज समवन हु परफॉर्म्स विच ऑफ दीज फंक्शंस। एक जो स्टाफ मैनेजर होता है वो इनमें से कौन से, मतलब उसका जो कौन सा फंक्शन होता है जो वो परफॉर्म करता है, स्टाफ मैनेजर जो होता है। तो हमारे ऑप्शंस है, फर्स्ट है इज इन चार्ज ऑफ सपोर्ट फंक्शन सच एज फाइनेंस, पर्सनल और लीगल मैटर, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिक्रूटिंग एंड सेलेक्टिंग न्यू स्टाफ, डील्स विद कस्टमर कंप्लेंट एंड द लास्ट इज मैनेजर द स्टाफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कि वो जो स्टाफ होता है उसका मैनेजर होता है, ऑर्गेनाइजेशन का जो स्टाफ होता है उसका मैनेजर होता है, डील्स विद कस्टमर कंप्लेंट जो होती है कस्टमर की उनके साथ डील करता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर रिक्रूटिंग एंड सेलेक्टिंग न्यू स्टाफ, जो नया स्टाफ आता है उसको रिक्रूट करने के लिए काम आता है उसको सेलेक्ट करता है, नहीं। उसके बाद लास्ट जो है इज इन चार्ज ऑफ सपोर्ट फंक्शंस, मतलब जो सपोर्टिव फंक्शंस होते हैं, जो सपोर्ट करने के लिए फंक्शंस किए जाते हैं, परफॉर्म किए जाते हैं, जैसे कि फाइनेंस है, पर्सनल है, लीगल मैटर्स हैं, उसका इंचार्ज होता है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, क्योंकि देखो हमें पता है रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन प्रोसेस कौन करता है, जो एचआर होता है वो इन सारी चीज़ों को देखता है ना। और हर डिपार्टमेंट का रिक्रूटमेंट अलग अलग तरीके से होता है, तो उसके लिए अलग से एक पर्सन होता है रिक्रूटमेंट के लिए, हायरिंग के लिए, ठीक है। कस्टमर की जो कंप्लेंट्स हैं उसको देखने के लिए भी हमारा क्या है, मैनेजर अलग होता है, ठीक है। मैनेजर द स्टाफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो स्टाफ को मैनेज करता है स्टाफ को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। तो हमारा जो स्टाफ मैनेजर वो क्या होता है कि वो सपोर्ट फंक्शन प्रोवाइड करता है, वो इंचार्ज होता है सपोर्ट फंक्शन प्रोवाइड करने में। हर जो डिपार्टमेंट है, जैसे फाइनेंस है, पर्सनल डिपार्टमेंट है, या लीगल जो मैटर्स हैं, उसमें जो हमारा जो एक्शन परफॉर्म करता है, फंक्शन परफॉर्म करता है, वो होता है स्टाफ मैनेजर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए। क्लियर। तो आज के लिए इतना ही था। आई होप यू लाइक दिस सेशन। अब मिलेंगे अगले सेशन में और नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ।